तो यहाँ पे देखिए भाई, हम जो क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट हो गए थे हमारे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के। तो उसमें देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। तो जो ख पार्ट है उसमें देखो दो दो रखी हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका 4 नंबर का हो जाएगा और ये भी आपका 4 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो ख पार्ट है केवल वो करते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो इनमें से दो में से कोई भी एक करना है, तो हम यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ख, ठीक है। क हम करा चुके हैं, तो ख देखो यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट है ना ख वाला, उसका फर्स्ट कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है आपका, क्या है हमारा इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू ये है 0 to π/4, इसकी लिमिट दे रखी है हमें, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर 1 + sin 2x है, ठीक है भाई, इंटू dx। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो एंगल हमारा इसका 2x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल 2x है उसको x में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर x में चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स आएगा, क्योंकि हमें पता है देखो sin 2x का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मूला है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वन की वैल्यू आपको पता ही है कि क्या होती है हमारी वन की वैल्यू। तो वन जो होता है हमारा यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे वन की जगह पे हम लिख सकते हैं sin x और cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर, यानी कि sin² x प्लस cos² x। अब sin 2x की जगह पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है भाई, इंटू dx। अब देखो ये इस किसके अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर है वैल्यू। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो a² + b² प्लस का 2ab फॉर्मूला बना हमारा। तो ये क्या हो जाता है हमारा 0 to π/4। यहाँ पे देखो जो हमारी वैल्यू है वो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आपका स्क्वायर रूट चढ़ रहा है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट से अंदर बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 0 से π/4 में दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो यहाँ पे देखो हमें केवल बाहर जब वैल्यू आएगी 0 से π/4, तो ये हो जाएगा आपका देखो sin x प्लस cos x, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपको प्लस की रखनी है, ठीक है, इंटू dx। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, तो दोनों का इंटीग्रेशन करना है भाई। sin x का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो 0 से π/4 sin x को अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, cos x को अलग इंटीग्रेट कर दो, इंटू dx। 0 to π/4 लिमिट दोनों की है, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा देखो माइनस की cos x, इस पे भी लिमिट लगा दो 0 to π/4। cos x का हो जाता है sin x 0 to π/4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा cos π/4 माइनस के cos 0। तो यानी कि देखो हम अपर लिमिट लगाते हैं पहले, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा देखो sin π/4 माइनस के sin 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस cos 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, प्लस यहाँ पे देखो ये 1/√2 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो ये माइनस की 1/√2, ये प्लस का एक माइनस और माइनस, यहाँ पे देखो 1/√2। तो ये वैल्यू हमारी कट गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर बचा हमारा केवल 1। आ गई बात समझ में कि नहीं बताओ जल्दी से, ठीक है भाई। तो इसका जो इंटीग्रेशन है आपका वो हो गया हमारा 1, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। उसमें क्या है हमारा, उसमें है कि सर्किल दे रखा है आपको कोई एक x² प्लस y² सेकेंड पार्ट, ठीक है भाई, x² प्लस y² इक्वल टू 2 द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ये हमें दे रखा है एक वृत्त का समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या है हमारी, देखो ये हमें दे रखा है कि x² प्लस y² इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन होती है तो यहाँ पे अगर x² प्लस y² इक्वल टू r² होता है, ठीक है, यानी कि r² आपका क्या है 2, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। तो यानी कि हमें एक सर्किल बनाना है, ठीक है, वृत्त। तो क्या है आपका
कि इस तरह से कोई आपका वृत्त है, ठीक है भाई, उसके कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं ये वाले, और इसकी त्रिज्या देखो कितनी है हमारी, √2। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे कितने निर्देशांक हो जाएंगे, √2,0, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस के √2,0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0, √2। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 0, माइनस के √2। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु होता है। तो एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि वक्र द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसने कुछ ये तो कहा नहीं है कि कहाँ पे कितना याद करना है, तो यानी कि जितना भी है, जो टोटल है आपका, है ना, ये सारा एरिया याद करना है आपको। आगे बात समझ में, तो यानी कि वृत्त द्वारा, यानी कि वृत्त में कितने एरिया को कवर कर रहा है ये। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम ये जो अगर एक खाना है, यहाँ पे देखो 1/4, ऐसे ही आपके 3 और हैं। तो यानी कि अगर आप एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, उसके बाद उसमें 4 से गुणा कर दें, तो वो 4 खानों का हो जाएगा हमारा 4/4 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें ये किसके द्वारा करना है पता है आपको, कौन सा चैप्टर है आपका, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है भाई, समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। ठीक है, लेकिन आप देखो इसे डायरेक्ट अगर वैसे करना चाहते, जैसे कि सर्किल है, वृत्त है आपका, है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, जैसे कि त्रिज्या आपकी पाई हो जाएगी, आर क्या है वो, पाई तो कांस्टेंट है, आर तुम्हारी क्या है, √2, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 2 पाई आना चाहिए। इसका आंसर आप चेक कर सकते हो अगर इस तरह से कोई वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाए। ठीक है, केवल वृत्त का। ठीक, तो जैसे कि क्या करेंगे हम, ये मान सकते हैं कि एक्स अक्ष ये रहा हमारा, ठीक है, और वक्र इसके द्वारा घिरे भाग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसे मान लो ओ, ये पॉइंट हो गया आपका देखो ए, और ये हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वृत्त द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका, या फिर हम कह सकते हैं कि ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो हो जाएगा कि एक्स एक्सिस के, यानी कि हम एक्स अक्ष के सापेक्ष देख रहे हैं, तो यहाँ से ओ से लेके ए तक का क्षेत्रफल, तो किस अक्ष पर, यानी कि देखो अगर हमने बताया था कि अगर आपको ऐसे इस तरह से कोई वक्र है, केवल ये एरिया है, अगर हम एक्स अक्ष पर ले रहे हैं, तो यानी कि एक्स अक्ष की लिमिट लगाएंगे यहाँ से 0 से, एक्स अक्ष में कहाँ तक जा रही है लिमिट, तो ये देखो 0 से लेके मूल बिंदु होता है हमारा, कहाँ तक जा रही है, √2 तक। ठीक है, इंटू वाई इंटू डी एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ से जो भी आपको फंक्शन दे रखा है वहाँ से वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में निकालनी है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, पहले चतुर्थांश में। ठीक है, तो हम हमें तो पूरे का चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण वक्र द्वारा, है ना, वक्र, या फिर हम कह सकते हैं वृत्त हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, वृत्त दे रखा है। ठीक है, वृत्त द्वारा घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसका ये तो एक चतुर्थांश का आया, अब 4 का निकालना है, तो हम यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, बस इतना करना है आपको, 0 से √2, और ये हो जाएगा तुम्हारा वाई इंटू डी एक्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो समीकरण हमारा है x² + y² = 2, तो यहाँ से देखो y² = 2 - x², और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो √ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4, 0 से √2, और वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 - x² इंटू डी एक्स। आ गई बात समझ में भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है हमारी वैल्यू, ये 4 ज्यों की त्यों रखोगे आप। ठीक है, 0 से √2। अब एक बात बताओ, ये जो 2 है, आप इस 2 को √2 का वर्ग लिख सकते हो कि नहीं, माइनस यहाँ पे लिखा है x²। ठीक है, अब बताओ इसका फॉर्मूला किस किस को पता है भाई, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा। ठीक है, बताओ जल्दी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मूला है क्या है, कि इंटीग्रेशन ऑफ a² - x²। ठीक है, √ के अंदर, तो ये होता है हमारा, देखो ध्यान रखना है आपको कि x/2 √ में a² - x²। ठीक है, प्लस a²/2, और ये होता है sin 1 x/a प्लस का c। ठीक है भाई,
तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू लगानी है आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा देखो कितना, 4 तो सेम रखा, 0 से √2। यहाँ पे ये जो अपर लिमिट है आपकी, है ना। अब इस लिमिट को तो बाद में लगाएंगे। तो देखो a² क्या है, x क्या है आपका, x तो सेम है, x/2 फॉर्मूले में, √, के अंदर ये वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि a² - x², इसका स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, है ना, -x²। अब प्लस का a², √2 का स्क्वायर 2/2, ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारी, x/a की वैल्यू हमारी √2। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो क्योंकि हमारा डेफिनेट है इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन है, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से √2। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो अपर लिमिट है हमारी 4 सेम रखेंगे, देखो अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा √2/2, ये 2 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा भाई, ठीक है, प्लस ये 2/2 1 हो गया, और ये हो जाएगा sin इनवर्स √2/2। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो लोअर लिमिट रखेंगे देखो 0, 0 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म 0 हो जाएंगे, और sin इनवर्स 0 ये भी आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 - 2 ये भी पूरा टर्म 0 हो गया हमारा, तो ये लिखा है यहाँ पे 4 × ये 0 प्लस, तो ये हो जाएगा देखो sin इनवर्स √2 है, ये √2 से √2 कट गया यहाँ पे, तो ये बचा 1। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हमारा 4 × sin इनवर्स 1 कितने पे हो जाता है, sin इनवर्स, तो इसे लिखेंगे sin π/2, साइन से साइन आपका कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 4 × π/2, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो क्या आ गया आपका आंसर 2π। वर्ग इकाई लिख सकते हो, है ना, जो इसका स्क्वायर यूनिट, जो इसका क्षेत्रफल का मात्रक होता है, वर्ग इकाई। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं। देखो हमने जो बताया था आपको तरीका कि πr², उससे भी तो 2π आया था, चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। और यहाँ पे हो गया आपका ये आंसर 2π। आई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है हमारा आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करो। तो ये देखो ये जो क्वेश्चन है हम इसे नहीं करेंगे अब, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसके जैसे अभी कई सारे सवाल इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिया आपको। ठीक है, एक प्री बोर्ड था, ठीक है, एक प्री बोर्ड था, उसके बाद एक और पेपर, अब यहाँ पे ये तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन इस तरह से। ठीक है, तो x + y + z = 8, ठीक है, और ये क्या है आपका x - y + z = 2, ठीक है भाई, और 2x + y - z = 1। तो ये आपके लिए होमवर्क में रहा क्वेश्चन, ठीक है, और आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताओगे कि x y z की यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं देखो इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें, देखो ये बोल रहा है कि y = x⁴x + cos x की पावर sin x। आगे बात समझ में, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये बोल रहा है क्या कि का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, यानी कि डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखना है आपको कि इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल है, हमने जो फॉर्मूले आपको बताए हैं कि x⁴n, यहाँ पे देखो कांस्टेंट रियल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल और वेरिएबल। तो हमने एक बात बताई थी आपको कि अगर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है तो हम दोनों लॉग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो अगर बीच में प्लस या माइनस के टर्म आ जाएं और तब इस तरह के कोई फंक्शन आए, तब आपको डायरेक्ट लॉग नहीं लेना। अगर मल्टीप्लाई में कई सारे टर्म है तो डायरेक्ट लॉग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरह के फंक्शन को, इसको हम कोई नया वेरिएबल मानेंगे, इसको भी कोई एक नया वेरिएबल मानते हैं, ठीक है, तब हम लॉग ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लॉग लेंगे इस तरह के फंक्शन में तो वो प्लस बीच में फंसा रह जाएगा, ठीक है, तब आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इस वाली वैल्यू को आप मानोगे u और इसको मान लो v। ठीक है, तो ये हमने माना है, क्या मान लिया आपने, यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमने ये मान ली u और ये मान लिया v। तब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, जब आप इसे x के सापेक्ष अवकलन करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x,
ठीक है भाई, अवकलन करते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y का तो हो जाएगा देखो dy अपॉन dx। अब क्योंकि u जो है हमारा x का फंक्शन है तो हम u को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। आ गई बात समझ में, प्लस v को भी करेंगे dv अपॉन dx। तो यहाँ पे देखो जो हमने u माना है और v माना है, अब ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या क्या मानी थी आपने वैल्यू, वो यहाँ पे रखो और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने माना u इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। हमने बताया था कि अगर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल यानी कि x की घात में अगर x का या x की घात में y का अगर फंक्शन मिलता है तो हम इस तरह के फंक्शन को लॉग लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है भाई, तो लॉग लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा देखो कितना, लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर x, ठीक है। x को सामने लेके आओ तो ये हो जाएगा देखो x इंटू लॉग एक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह का अगर फंक्शन लॉग लेंगे तो उसमें जो घात होती है वो सामने आ जाती है, और जो सामने आता है उस सारे जो भी टर्म होता है उसे आप फर्स्ट मानोगे और ये बाद बाकी जो हो जाएगा वो सेकंड। तो यहाँ पे आपका गुणनफल का नियम काम करता है भाई, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो लॉग यू का अब यहाँ पे हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई। तो देखो लॉग यू का हो जाएगा 1/u यानी कि लॉग x का 1/x होता है, इंटू यू का देखो डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये x का फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को देखो सेम रखा, लॉग x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, प्रोडक्ट रूल याद है भाई सभी को, गुणनफल नियम बताओ जल्दी से। प्लस यहाँ पे देखो लॉग x को सेम रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x से x कट गया तो वहाँ यहाँ पे वैल्यू होगी 1 प्लस 1 इंटू लॉग x, ठीक है भाई। तो यहाँ पे u का डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डी यू अपॉन डी एक्स। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे हमें जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन दिया आपको उसी में आंसर देना है। ये u तो हमने माना था, तो यहाँ पे u क्या माना था उसकी वैल्यू रख दो, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x। आगे बात समझ में भाई। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, जो आपने तथा क्या दूसरा टर्म और क्या माना था, यहाँ पे माना है हमने v, कौन सा माना है, cos x टू दी पावर sin x, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे v, फिर से देखो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों ओर। तो फिर से देखो यहाँ पे दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है। तो आपको देखो इस तरह से नहीं करना पेपर में, ये तो हमने यहाँ पे कर दिया लेकिन आपको नीचे ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी कॉपी जो है इस तरह से नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है, लॉग लेने पर। तो आपको वहाँ पे लिखने में बहुत ध्यान देना है इस तरह से, ठीक है। ये कर दिया, इसके नीचे ही करना है, तथा यहाँ पे करोगे ऐड, है ना। तब देखो v लॉग लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग v इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा लॉग cos x, और यहाँ पे उसकी घात कितनी है वैल्यू sin x, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा log v का डिफरेंशिएशन अब करेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अभी नहीं, यहाँ पे देखो जो घात है वो आएगी आगे। तो ये हो जाएगा देखो sin x इंटू लॉग cos x, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, लॉग के बाद वाला सारा टर्म पूरा लॉग से, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो log v का हो जाएगा देखो 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फर्स्ट टर्म को सेम रखेंगे, इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का हो जाएगा 1/cos x, 1/x है ना, cos x का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। आई कि नहीं बात समझ में, बताओ जल्दी से, ठीक है। यानी कि देखो लॉग x यानी कि cos x का 1/cos x, ठीक है, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस यहाँ पे देखो ये हो जाएगा log cos x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा cos x, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो कुछ कट नहीं रही है हमारी वैल्यू, नहीं कट रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो साइन एक्स को रखो सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस है, एक साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा देखो cos x इंटू लॉग cos x, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो v का डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक। तो ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी की वैल्यू क्या थी, cos x टू दी पावर साइन एक्स। आगे बात समझ में, यहाँ पे ये हुआ हमारा
साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास देखो डी अपॉन डी एक्स आ गया, डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण एक में डी यू अपॉन डी एक्स व डी वी अपॉन डी एक्स के मान रखने पर ठीक है भाई, रखो मान, तो ये हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये ऐड करने हैं बस दोनों, एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा देखो कितना कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में माइनस की साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। बताओ भाई आई बात समझ में कि नहीं आई? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अवकल समीकरण y ई की पावर वाई डी वाई इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2x ई टू दी पावर वाई डी वाई को हल कीजिए। तो यानी कि यहाँ पे देखो अवकल समीकरण दे रखा है y ई की घात y, देखो भाई क्या दे रखी है, हम वही लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, y ई की घात y डी वाई इक्वल टू, डी वाई नहीं डी एक्स है भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू वाई क्यूब प्लस ये है हमारा वाई क्यूब प्लस 2x ई की पावर वाई इंटू डी वाई। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो सेपरेट करके देख सकते हैं कि अगर ये सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो x ई की पावर वाई के साथ फंसा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम करेंगे कि यहाँ पे भी ये y के साथ चले जाते, इधर ले आते, लेकिन y अलग नहीं होता है ना, तो समघातीय देखो समान घात वाले हैं कि नहीं है, e की y क्यों है, यहाँ पे y e की पावर y, तो यानी कि समान घात वाले तो है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है भाई, तो उसमें क्या होता है रैखिक अवकल समीकरण में कि आपकी फॉर्म बनती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के टाइप की, या फिर यहाँ पे पी और क्यू एक्स के फंक्शन होते हैं, ये बनती है पहला टाइप, या फिर दूसरा बनता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू आपके किसके फलन होते हैं वाई के। तो यहाँ पे देखो जब ये फॉर्म बनती है तो उसमें वाई केवल एक बार आता है, अब जब ये फॉर्म बनती है तो उसमें वाई हमारा एक्स हमारा एक बार आता है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्म बन रही है हमारी डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि इसमें देखो एक्स एक बार है वाई कई जगह है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। ठीक है, कि आपकी कौन सी फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे देखो इधर डी एक्स है तो डी वाई को इधर लेके आते हैं इसके नीचे, तो ये हो जाएगा देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, ये सारे टर्म यहीं रखेंगे और इधर से जो वाई ई की पावर वाई इससे इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो वाई क्यूब प्लस 2x ई टू दी पावर वाई अपॉन, यहाँ पे देखो वाई ई टू दी पावर वाई आ गया हमारा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो अब हमें अलग से दिख रहा है कि इस वैल्यू का दोनों में अलग अलग डिवाइड करते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन वाई ई टू दी पावर वाई प्लस ये हो जाएगा 2x ई टू दी पावर वाई अपॉन क्या हो गया हमारा वाई ई टू दी पावर वाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू देखो कैंसिल हो रही होंगी, हो रही है कि नहीं हो रही हैं भाई, है ना, यहाँ से एक y कट जाएगा, तो ये हो गया देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पर देखो ई टू दी पावर वाई से ई टू दी पावर वाई कट गया, ये 2x अपॉन वाई, यानी कि यहाँ पे x का टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 2x अपॉन वाई, ठीक, इक्वल टू यहाँ पे एक y कटेगा तो वाई स्क्वेयर ये ई की पावर वाई को ले चलो ऊपर। ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी पावर। तो यहाँ पे देखो अब हम इसका कंपेयर करेंगे इससे कि ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स है ना इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। ठीक है भाई, तुलना क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे पी और क्यू के मान चाहिए। तो यहाँ पे देखो पी ये प्लस है ये माइनस है, तो यानी कि माइनस का आएगा पी के साथ कितनी वैल्यू 2 अपॉन वाई। आ गई बात समझ में? क्यू की वैल्यू देखो क्या है वाई स्क्वेयर अपॉन ई की पावर वाई, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका
ई टू दी पावर पी डी एक्स, कौन सी फॉर्म का होता है इसका, तो इसका हो जाएगा पी डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे हम p का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, -2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 1/y dy, यानी कि हम कर रहे हैं p का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, इक्वल टू, तो ये देखो -2 सेम रहा, 1/y का हो जाएगा log y। ठीक है, और log में जो पावर होती है वही तो आगे आती है, तो यहाँ पे हम इस पावर को उसके पहले लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ये ऊपर थी तो वही तो आगे आई, इसे हम ऊपर पहुँचा दें, तो ये हो जाएगा देखो log y टू दी पावर -2। ठीक है भाई, तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हो गया, e टू दी पावर log y -2 पावर। अब देखो e टू दी पावर log में कुछ भी वैल्यू हो वही हो जाती है, यहाँ पे y की -2, तो ये हो जाएगा y का -2, तो आप इसे लिख सकते हो 1/y² आ गया हमारा IF। तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखनी है कि इस तरह के एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर में केवल IF भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो हमें इसके बाद और क्वेश्चन सोल्व करना है आगे। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये होगा हमारा IF। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे हमें चाहिए अवकल समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अवकल समीकरण का व्यापक हल। ठीक है भाई, क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है देखो x इंटू आई एफ, जहाँ पे क्योंकि ये हमारी सेकंड फॉर्म है। ठीक है भाई, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा q इंटू आई एफ, और किसका फंक्शन है बताओ जल्दी से, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो हमारा क्या आई एफ क्या आया था dy, तो dy प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बस हमें वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो q क्या है हमारा, जो x, आई एफ क्या आया हमारा 1/y² इक्वल टू q क्या था हमारा, ये है हमारा देखो y² अपॉन e की पावर y इंटू आई एफ आया हमारा 1/y² इंटू डी वाई प्लस के सी। तो यहाँ पे देखो y² से y² कैंसिल, तो यहाँ पे देखो e की पावर y को ले चलो ऊपर, डी वाई प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन कर दो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना, e की पावर -y प्लस माइनस के 1 में आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x/y²। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे देखो y² से डिवाइड इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x इक्वल टू माइनस e टू दी पावर -y² प्लस cy²। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं। अब यहाँ पे देखो हमें इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, यानी कि विशिष्ट हल। अगर किसी पॉइंट पर विशिष्ट हल दे रखा होगा, जैसे कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पर इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहे तो आप कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल के लास्ट में रख सकते हो। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके बाद आएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद है हमारा इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, ख, इसमें क्या है देखो, ये हमारा है भाई वेक्टर सी, क्वेश्चन नंबर ख, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है देखो, ये बोल रहा है कि यहाँ पे यदि ए बी और सी 3 वेक्टर दे रखे हैं तो एक डी वेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि ए दे रखा है हमें वेक्टर, क्या दे रखा है, सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन को जल्दी से, है ना, पढ़ के बताओ जल्दी से। तो बी वेक्टर क्या है हमारा 3i माइनस के 2j प्लस के 7k। ठीक है भाई, और सी वेक्टर क्या दे रखा है हमें 2i माइनस के j प्लस के 4k। तो ये बोल रहा है कि तो एक सदिश डी ज्ञात करना है, कोई एक ऐसा वेक्टर डी है, कैसा है कि जो ए और बी दोनों पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई, और सी का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट 15 दे रखा है। आगे बात समझ में भाई, तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि या तो आप 2 तरह से कर सकते हो कि आपको डी कोई एक वेक्टर मान लेना है। ठीक है, जैसे कि ए आई बी जे प्लस सी के कोई तीसरा वेक्टर हो गया, या फिर हमने पढ़ा है कि अगर ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है, और वो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है हमारा वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है कि ए व बी दोनों पर लंब सदिश यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए एंड बी वेक्टर है ना, लंब सदिश क्या होता है आपका ए क्रॉस बी हो जाता है। आगे बात समझे तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें डी किस तरह का है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया अब यहाँ पे जो लंब सदिश है वो इस तरह निकलता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, देखो आई जे और के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई के गुणांक, यहाँ पे ए के गुणांक कितने, 1 4 2, 1 4 2, बी के देखो 3 -2 और 7। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आई कैप, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति 7 चौके 28, बीच में माइनस, लेकिन माइनस की वजह से प्लस, 2 दूनी 4 माइनस का जे कैप, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई 7 गुणा 1 7 1 7, 3 दूनी 6 प्लस के कैप, क्या हो जाएगा, ये स्तंभ गया, ये गया, तो माइनस की 2 माइनस की 12। ठीक है भाई, 28 4 32 आई कैप। ठीक है भाई, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि जे कैप बचा केवल, माइनस की 14 की कैप। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन हम ये कह नहीं सकते ना कि ये डी है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वो डी के साथ और भी तो कुछ कंडीशन दे रखी है। तो हम मान लेते हैं कि अगर उसकी कुछ यूनिट या इकाई दे रखी होती तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ कोई भी वेक्टर है, लंबवत तो होगा ए और बी दोनों की। ठीक है, लेकिन वो पता नहीं हमें कि कैसा है, तो इस वजह से हम मान लेते हैं कि माना जो आपका डी वेक्टर है कि वो कुछ इकाई का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसमें पी का गुणा कर लेते हैं, पी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, पी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है बस। तो ये हो जाएगा देखो 32 आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के 14 के कैप। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 32 पी आई कैप माइनस की 32 जे माइनस के 14, 32 पी हो गया भाई, ये तो पी लिखो यहाँ पे है ना, तो पी 32 हो गया, 14 पी के कैप। आगे बात समझ में। तो हमने ये यहाँ पे आप स्केलर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं था कितनी इकाई का है, लेकिन ये लंब हो जाएगा ए और बी पे, चेक करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करके देखो, कैसे चेक करोगे आप बताओ जल्दी से, कि ए का डॉट पी के साथ इसके साथ डॉट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ए का डॉट डी के साथ करके देखो, यहाँ पे देखो कितना है, आई केवल 1 है गुणांक, तो 32 पी हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखो कितना है, 4 है गुणांक, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भाई 32 क्यों आएगा, यहाँ पे तो पी ही है केवल, है ना, 1 था ना गुणांक यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 4 पी। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो माइनस के 14 पी है, तो माइनस के 14 दूनी 28 पी। तो देखो यहाँ पे ये 32 पी माइनस के 28 और 4 माइनस की 32 पी। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, 32 माइनस 32 क्या हो गया, 0। अब ये देखो ए का डॉट बी के साथ डी के साथ 0 आ गया। अब आपको मुझे बताना है कि बी और डी दोनों 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तभी तो आपका लंब सदिश होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर तभी तो होता है जब ए डॉट भी 0 हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या दे रखी थी हमें, कि सी डॉट डी, यहाँ से आपके लिए देखो ये लिखोगे आप, गिवन दैट। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है आपको, सी डॉट डी। कहाँ है क्वेश्चन, सी डॉट डी बराबर दे रखा है देखो 15। ठीक है, तो सी डॉट डी बराबर दे रखा है 15। तो यहाँ से हम देखो बहुत आसान हो जाएगा पी की वैल्यू निकालना। ठीक है, पी कहाँ है, ये रहा, 2 गुणा 32, 32 दूनी 64 पी। ठीक है, माइनस का पी है ये, माइनस के पी और माइनस का 1 तो प्लस के पी हो जाएगा भाई। ठीक है, 4 गुणा 14, 14 चौके 56 पी, ये माइनस ये प्लस तो माइनस, बराबर कितना दे रखा है भाई 15। आगे बात समझ में। अब देखो बस क्या करना है आपको, 64 में 64 और 1 65, 65 में से 56 पी घटाओ, बराबर 15। कितने बचे भाई, ये बचे 4 और 5 9, 9 पी, बराबर कितना हो गया 15। तो हमारा पी बराबर आ गया 15/9। तो दोनों देखो कट रही हो तो वैल्यू काट दो भाई किसी से, 3 से, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो ये पी की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो आपका डी वेक्टर आया था, डी वेक्टर क्या था हमारा, यहाँ पे लिखते हैं भाई एक बार,
अच्छे से। ये है देखो 32p आई कैप माइनस का pj माइनस का 14p k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप देखो k को कॉमन, जो p की वैल्यू आई थी उसे कॉमन लिखा रहने दो, या फिर इसमें अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो कट तो रही नहीं है वैल्यू 3 से कोई भी, है ना। तो यहाँ पे आप p को बाहर ही रहने दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 5/3, ये हो जाएगा 32 आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के 14 के कैप। अगर गुणा भी करना चाहो तो आप गुणा कर सकते हो इस तरह से। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा डी वेक्टर जो हमें निकालना था, यही तो पूछ रहा था हमें। आई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है, इसके बाद देखो आपका बचा लास्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन, कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो अब आप बताओ कि जब 2 बच्चे हैं परिवार में तो वो क्या हो सकते हैं। पहली बात तो यानी कि सबसे पहले हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रतिदर्श, जब यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि जब परिवार में 2 बच्चे हों, 2 बच्चे हों तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है आपकी। ठीक है, तो यानी कि किस तरह से बच्चे हो सकते हैं। देखो सबसे पहले लड़का हो जाए, दूसरा भी लड़का हो जाए, है ना, या फिर देखो पहला लड़का हो जाए, दूसरी लड़की हो जाए, हो सकता है ना। या फिर देखो पहली लड़की हो जाए, दूसरा लड़का हो जाए, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली लड़की हो जाए और दूसरी भी लड़की हो जाए। आई बात समझ? तो हमने वो उसे प्रदर्शित किया, लड़के को बी से, लड़की को जी से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये है हमारा कौन सा, सप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है, यदि यह ज्ञात हो, यानी कि जो आपको ज्ञात होता है। तो देखो अगर आपको पी ई बाई एफ प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो यानी कि एफ घटना हो चुकी है, तब ई के होने की प्रायिकता निकालते हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, यही तो होता है। तो यहाँ पे देखो यदि यह ज्ञात हो, तो यहाँ पे देखो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो आप देखो ई लिखो, दोनों बच्चे ये रहे, लड़की है यहाँ पे, तो देखो बॉय, तो ये हो जाएगा बी बी, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बतानी है आपको। ठीक है, क्या ज्ञात है आपको, दे रखा है क्या, एफ इक्वल टू, हमें दे रखा है कि यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो। तो देखो यहाँ पे दोनों बच्चे लड़के हैं, लड़का हैं, एक बच्चा, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा बी 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 जी जी बी, कम से कम एक बच्चा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ तो दोनों ही हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये फॉर्मूला चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पी ऑफ एफ निकालो भाई। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 3, टोटल कितने इसमें, 4। ठीक है, अब हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, बताओ जल्दी से, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा। ई और एफ में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, बी बी, तो यहाँ पे देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 1/4। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे देखो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, किसकी निकालनी है, कि निकालनी है कि एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, यानी कि कम से कम एक बच्चा लड़का है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता से ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, पी ई बाई एफ, लड़के कम से कम एक बच्चा लड़का है, लड़की दोनों के लड़का होने की प्रायिकता पी ऑफ ई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है भाई, रख दो वैल्यू, तो पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना आया, 1/4 बटे, यहाँ पे देखो कितनी आई वैल्यू आपकी, 3/4। ठीक है, 4 से यहाँ पे देखो 4 कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई आपकी 1/3। आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ भाई। अब आपको भाई ये बताओ कि आपके सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, दो आपके, एक आपका प्री बोर्ड करा दिया आपको, है ना, और एक आपका ये सैंपल पेपर, यानी कि 2 हमने सैंपल पेपर करा दिए। अब ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। अब इसके बाद कराएंगे आपके लिए
रिवीजन, ठीक है। सारे चैप्टर्स का एक एक दिन, एक एक मैराथन के द्वारा आपका जो सारे चैप्टर हैं 13 दिन में 13 कंप्लीट मैराथन कराएंगे, ठीक है।